दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। चलिए पेन कॉपी निकाल के रखिए। वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो है कूलॉम के नियम के बारे में दोनों नियम हमने पढ़ लिए थे। स्थिर विद्युत के बारे में हमने समझा था। वहां पर मैंने आपको एक शब्द लिया था विद्युतशीलता। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो विद्युतशीलता क्या होती है? ठीक है, विद्युतशीलता जो नाम है जिसको परमिटिविटी भी कहा जाता है, या आखिर है क्या? देखिए, जब कोई दो आवेश, हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा था ना, दूसरा वाला नियम, ठीक है, कि आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या पहले नियम में हम कह सकते थे कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके बीच में यहाँ बल की बात हो रही है, दो आवेशों के बीच के जो बल की बात हो रही है, यानी कि Q1 और Q2 यहाँ पर दो आवेश है, इनके बीच में जो बल लगता है, यहाँ इस बल के बारे में बात हो रही है। यानी कि इस बल को, कोई से भी आवेश है, उनके मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? विद्युतशीलता कहलाता है। यानी इस बल F को कौन प्रभावित कर सकता है? वो करता है विद्युतशीलता। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला देखा था बल का, उसको भी आपको याद रखना है कि F इजिकल टू हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या डी स्क्वायर भी कह सकते हो ना, डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है, ये दोनों क्या है? ये विद्युतशीलता ही है। क्या है ये? विद्युतशीलता ही है। तो हम इनके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन आर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप इसको देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डालिएगा, हेडिंग पहले डालना है आपको, विद्युतशीलता। ठीक है, इसके बाद में लिखेगा माध्यम का, माध्यम यानी कि ये जो माध्यम है, कोई सा भी माध्यम है, आवेशों का जो माध्यम होता है वो, तो माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, ठीक है, मध्य लगने वाले, लगने वाले बल को, बल को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। देखिए, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को या उस बल के मान को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? उस माध्यम की, उस माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युतशीलता, यानी कि इसको बोलते हैं अपन क्या? परमिटिविटी, विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, शीलता कहलाती है। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विद्युतशीलता, समझ गए आप क्या चीज है? Q1 और Q2, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है, वो होता है विद्युतशीलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, किसी भी माध्यम की, कोई भी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, कोई भी मीडियम हो, तो किसी भी माध्यम की स्वयं की, स्वयं की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या कहलाती है? विद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ये आपको याद रखना है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, इसका ये शब्द आपको याद रखना है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, और इसे एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन से, इसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये जो चिन्ह बनाया हुआ है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है
कि निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। यहाँ पर अब लिखा है एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r इस फॉर्मूले में। तो अब हम समझते हैं कि हमारा एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन r क्या है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम यही सब लिखने वाले हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा सभी लोग कि वायु या निर्वात, ठीक है, लिखेगा वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। देखिए, जब मैंने ये फार्मूला पिछली वीडियो में आपको बताया था तो इसमें बताया था कि एप्सिलॉन 0 क्या है और एप्सिलॉन r क्या है। एप्सिलॉन 0 जो है वो हमारी क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, निरपेक्ष वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को कैसे दर्शाते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे 0 लगाया है मैंने, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मान भी मैंने आपको वहां बताया था कि वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये भी आपको विशेषकर नोट डाउन करना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ वायु या निर्वात की हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं अब हम कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे निरपेक्ष विद्युतशीलता का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा निरपेक्ष विद्युतशीलता, पॉइंट लिखेगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, का हम यहाँ पर मात्रक जान लेते हैं। विद्युतशीलता का मात्रक, देखिए यहाँ पर अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो वो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था अभी, फेरेड प्रति मीटर, क्या लिखेंगे हम, फेरेड प्रति मीटर। ये इसका याद रखिएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक जो हमारी विद्युतशीलता होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता। ये मैंने पिछली बार भी लिखवा दिया था। ठीक है, एसआई मात्रक और एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा इसका, इस सूत्र से Q1 Q2 यानी कि कूलाम्ब का स्क्वायर, कूलाम्ब का स्क्वायर प्रति, यहां पर देखिए ये d स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये लगने वाला बल है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं बता चुका हूं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो सूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूत्र के द्वारा प्राप्त होने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए ये पॉइंट जो भी बोला था मैंने वो भी लिख देते हैं कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, देखिए इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, इसका वो जो नाम है वो भी मैं लिखवा देता हूं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे हम इसको, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युतशीलता के बारे में ये आपको जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये आपको बहुत ज्यादा, ये सब निरपेक्ष, यहाँ तक हम निरपेक्ष के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ठीक है, ये इसकी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक का जो नंबर होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो संधारित्र होता है हमारा, उसके बीच में जो हम यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरते हैं ना, यहाँ पर ये उसकी बात हो रही है, यानी वो माध्यम है, परावैद्युत माध्यम कहलाता है। यहाँ हम क्या भरें, हवा भरें तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर हम धातु इस्तेमाल करें तो उसका मान क्या होगा, यदि हम वहां पर प्लास्टिक उपयोग करें तो उसका मान क्या होगा,
यदि परावैद्युत में हम पेपर इस्तेमाल करें तो उसका क्या होगा, यानी कि संधारित्र होता है, उनकी दो प्लेटों के बीच में हम जो आचालक पदार्थ भरते हैं ना, उसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया, इसको मिटा के हम अगला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी कमेंट जरूर करना और नोट्स जरूर बनाते जाना, है ना। नोट्स हमें बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं नोट्स से ही बनवा रहा हूँ आपके, क्योंकि ये जो हम वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं रहता जितना कि हम लिख करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे कि माध्यम की, ठीक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम दर्शाते हैं किस चीज से, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, बराबरी पर क्या होगा इसका सूत्र, इसका सूत्र ये होगा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। देखिए यहां पर लिखेगा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे में हम लिखेंगे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। चलिए अब हम इसका मान यहां पर निकालेंगे, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमें पता है एप्सिलॉन आर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, अभी हमने पढ़ा, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, एप्सिलॉन से। लेकिन वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम क्या दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर जब हम एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये किसका है, यहाँ पर ये किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एप्सिलॉन बराबर पर हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन 0, इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो अब हम ये मान इस सूत्र में जब रखेंगे तो देखिए इसको यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन 0 बटे एप्सिलॉन 0, ये कटेगा तो क्या आएगा 1, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, 1। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ माध्यम की आपेक्षिक वायु, ठीक है, वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। लिख लीजिए, वायु की निरपेक्ष नहीं आपेक्षित, याद रखिएगा, वायु की तो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, कौन सी, निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की। लेकिन आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम बोलेंगे यहाँ पर, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, 1 होता है, और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर हम कुछ अचालक पदार्थ और उनकी विद्युतशीलता के बारे में या फिर उनके परावैद्युतांक के बारे में, याद रखिएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम यहाँ पर परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या बनाएंगे, पदार्थ, एक पदार्थ का यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा कॉलम यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, अगर यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ है ना, इसको क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ। यानी कि जो कैपेसिटर होता है, देखिए जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के मध्य में हम जो भी यहाँ पर ये पदार्थ भरते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। तो ये सब चर्चा उसी के बारे में चल रही है। ठीक है, ये आपको समझ जाना चाहिए। दूसरा हमारा कॉलम बनेगा, दूसरा हमारा कॉलम क्या बनेगा यहाँ पर,
परावैद्युतांक, 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 या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, जिसको किस डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, यदि हम यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के रूप में यदि हम वायु का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो अपेक्षित मान होता है एप्सिलॉन आर वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, यदि परावैद्युत पदार्थ के रूप में हमने यहाँ पर इसके बीच में क्या भर दिया, अगर धातु लगा दी, किसी प्रकार की कोई हमने धातु, ठीक है, तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, इन्फिनिटी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तीसरा, यदि हम यहाँ पर कांच भर दें तो कांच का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है हमारा 8 से 12 या 5 से 12 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। किसके लिए, कांच के लिए, कांच के लिए लगभग 5 से 12 होता है। कितना होता है, 5 से 12। कांच के बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर की। ठीक है, काय की बात करेंगे यहाँ पर हम, पेपर। तो जो हमारा पेपर यानी कि जो कागज होता है उस कागज का परावैद्युतांक होता है लगभग 1.8 से 2.6 तक। ठीक है, 1.8 से कितना होता है, 2.6 होता है। इसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे पीवीसी। यदि हम परावैद्युत के रूप में पीवीसी का यदि इस्तेमाल कर लें तो पीवीसी का जो मान होता है वो लगभग होता है आपका, पीवीसी का मान जो है वो होता है 3.7, या आपको कहीं कहीं ये 4 भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे परावैद्युत पदार्थ जिनका उपयोग अधिकतर हम करते हैं, तो इनका आपको ये परावैद्युतांक याद रखना है, यानी कि इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता याद रखना। निरपेक्ष विद्युतशीलता मैं लिख देता हूं यहां पर, निरपेक्ष विद्युतशीलता किसकी, वायु या निर्वात की। ठीक है, कितनी क्या होती है, एप्सिलॉन 0 होती है, जिसका मान कितना होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड प्रति मीटर। लेकिन याद रखना है आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसकी, इन्हीं वायु या निर्वात की, इसी वायु या निर्वात की। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एप्सिलॉन आर से, और इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये दो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दोनों चीजें याद रखना है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सभी लोग नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम समझते हैं कि जो हमारे परावैद्युत होते हैं, जो हमारे संधारित्र वगैरह होते हैं, उसमें ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। स्थिर विद्युत को संधारित्र की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम संधारित्र यहाँ पर जो हमने देखा है, हम देखेंगे, पढ़ने वाले हैं संधारित्र आगे, तो उसमें एक स्थिर विद्युत की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, स्थिर विद्युत। और हम सबसे नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो संधारित्र उपयोग करते हैं। तो बार बार हम संधारित्र का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक स्थिर विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र वहां होता है जिसे मान के चलिए कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक आवेश रखा है, उसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, आवेश है। तो यदि हम कोई अन्य आवेश लेकर के आए तो वो जो पुराना आवेश जो रखा था ना, वो अपने ऊपर क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। वो जो अनुभव करता है, उसी जो अनुभव करने वाले बल को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर कोई इस प्रकार से एक आवेश है। ठीक है, एक कोई भी यहाँ पर धनात्मक आवेश है, इसके चारों ओर क्या होता है, ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से विद्यमान होता है। ये क्या होता है, इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से बना लेना है। चलिए, अब इसमें यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि किसी आवेश, क्या लिखेंगे,
किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई आवेश रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कोई दो आवेश रखे हैं, एक यहाँ पर रखा है हमने धनावेश, एक रखा हुआ है हमने यहाँ पर ऋण आवेश। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए कोई माध्यम है, परावैद्युत यहाँ पर कोई माध्यम है। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। बना देते हैं विद्युत क्षेत्र भी इनके चारों ओर का इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस परावैद्युत, ये कोई परमाणु है, इसमें देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब इस प्रकार से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों आवेश को यहाँ पर लाया जाता है, तो ये जो माध्यम होता है, ये क्या है यहाँ पर माध्यम, किसी भी चीज का मीडियम हो सकता है, हवा हो सकती है, कोई धातु हो सकती है, पेपर हो सकता है, सभी में देखिए इलेक्ट्रॉन तो, परमाणु तो होता ही होता है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही होते हैं। लेकिन जैसे ही इन आवेशों को यहाँ प्रवेश कराया जाता है ना, तो ये जो माध्यम होता है ये क्या हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ध्रुवीकृत। ध्रुवीकृत का मतलब ये होता है, यदि ये धन आवेश है तो इस परमाणु या इस माध्यम के एक तरफ क्या हो जाएंगे, ऋण आवेश इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से कुछ, और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो ऋण आवेश है उस तरफ धन आवेश इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, ध्रुवीकृत होना। जिस प्रकार से हमारी जो संधारित्र होती है उसकी एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर क्या होता है, ऋण आवेश, हम बोलते हैं ना कि उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है दूसरी प्लेट पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्रुवीकरण ही हो रहा है इस माध्यम का, जिसके कारण इन प्लेटों पर, इन चालक प्लेटों पर एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, किन्हीं भी आवेशों के मध्य कोई माध्यम को रखने पर वो क्या होता है, ध्रुवीकृत आवेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटा करके, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, चलिए अगला पॉइंट हम इसलिए लेंगे, स्थिर बल, जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कहां से कहां चलती हैं। चलिए, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो आपको याद रखना है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से ऋण की ओर चलकर समाप्त होती हैं। यानी कि विद्युत बल रेखा, यानी कि यहाँ पर धनावेश है, इधर पे ऋणावेश है, तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ से यदि चल रही हैं इस प्रकार से, तो वो कहाँ चल रही हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इनका गमन हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर ये चलती हैं। ठीक है, याद रखना है। और धातुओं में याद रखना, धातुओं से विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं गुजरती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि धातुओं की जो विद्युतशीलता होती है, धातुओं की विद्युतशीलता कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो उनमें से होकर के क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं गुजरती हैं। ठीक है, यहां लिख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी कि निष्कोण वक्र है। क्या बोल सकते हैं हम? निष्कोण, यानी कि किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता। ठीक है, कोण कब बनेगा? जब एक दूसरे को काटेंगी, तो कोई ना कोई कोण तो यहाँ बनेगा। जब ये काटेंगी ही नहीं, एक दूसरे को समांतर होंगी, तो किसी प्रकार का कोई कोण निर्मित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, आवेश के समांतर होती है। क्या होती है? यहाँ रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं दिशा के अनुदिश क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं? सिकुड़ती जाती है। यानी कि देखिए, यहां से यहां जा रही है ना, तो सिकुड़ रही है धीरे धीरे। आगे जा क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। ठीक है, पतली होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। ठीक है, इनको नोट करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, धन से ऋण की ओर हमेशा ये चलती हैं। ठीक है, धातुओं में ये कभी भी नहीं गुजरती, क्योंकि धातुओं की विद्युतशीलता क्या होती है? अनंत होती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक प्रकार से याद रखिएगा, आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं दिशा के अनुदिश क्या होती हैं? ये दिशा के अनुदिश या लंबाई, जिस तरफ वो जा रही हैं उस तरफ क्या होती हैं? सिकुड़ती जाती हैं। और ये एक प्रकार क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है। सब काल्पनिक है, देख कोई नहीं सकता। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये इतने पॉइंट आपको विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लिखना है, जिसमें कि हम विद्युत बल रेखाओं को याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो भी एक प्रकार का निष्कोण वक्र होता है, वो भी काल्पनिक होती है, वो भी दूसरे को नहीं काटते। तो कुछ पॉइंट तो हम जो चुंबकीय वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब बात करते हैं हम स्थिर विद्युतीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन का नाम सभी ने सुना है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, यानी कि जो खुद से इंड्यूस्ड ईएमएफ करे वो सेल्फ, और जो अन्य के द्वारा प्रेरित हो वो अन्योन्य प्रेरण। यानी कि यहाँ पर इंडक्शन यानी प्रेरण की बात हो रही, जो किसी और से प्रेरित हो रहा होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो पिंड लेते हैं। क्या पिंड लेते हैं? मान के चलिए हमने ये दो पिंड यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, ये एक हमारा कौन सा पिंड है? आवेशित पिंड है। कौन सा पिंड है? आवेशित पिंड। ठीक है,
इस पर यानी कि कौन सा आवेश है यहाँ पर, सब धन आवेश है। क्या है इस पर, धन आवेशित भरपूर मात्रा में यहाँ पर क्या है, आवेश उत्पन्न है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस आवेशित पिंड के पास में यानी कि इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, उस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक अनावेशित पिंड को लेकर के आते हैं। किसको लेके आते हैं, एक अनावेशित पिंड को लेकर के आते हैं। तो क्या होता है कि ये अनावेशित पिंड भी, अनावेशित पिंड, ये अनावेशित पिंड भी क्या होता है, समान मात्रा में आवेशित हो जाता है। यानी कि इस पर भी क्या होता है, ऋण आवेश तथा समान मात्रा में क्या होते हैं, धन आवेश एकत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धनावेश एकत्र हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही, अब ये क्या होगा, यहाँ पर इंडक्शन हो गया, इस पिंड के द्वारा इस पिंड का इंडक्शन हो गया यानी कि आवेशन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस वाले पिंड को, इस वाले जो पिंड था हमारा ये वाला, इस पिंड को हम ग्राउंड करते हैं, जैसे ही इस पिंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड करते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्राउंड, ग्राउंड करते हैं। तो इस पिंड के ऊपर उपस्थित जितने भी आवेश हैं, कौन से आवेश, धन आवेश, वो सारे धन आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पिंड पर केवल क्या बचता है, सिर्फ ऋण आवेश ही शेष बचता है, ठीक है। यानी कि ये हम समझ गए कि कोई भी धनावेशित पिंड है वो दूसरे पिंड को ऋणावेशित करेगा, और ऋणावेशित पिंड क्या करता है, धनावेश उत्पन्न करता है। तो ये समझ गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि एक आवेशित पिंड के समीप किसी अनावेशित पिंड को लाया जाता है, तो वह अनावेशित पिंड भी समान मात्रा में क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। परंतु जैसे ही उस अनावेशित पिंड को ग्राउंड किया जाता है, तो धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और पिंड पर केवल ऋण आवेश ही शेष बचते हैं, ठीक है। देखो, इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारी टावर लाइन होती है ना, जो हमारी बड़ी बड़ी संचरण लाइनें होती हैं, ट्रांसमिशन लाइनें होती है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे हमारे जो टावर्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे टावर्स होते हैं, इस प्रकार से बना देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे ये टावर्स होते हैं, इन टावरों पे क्या होता है, यहाँ पर लाइंस
लाइन लगी होती है इस प्रकार से। मान लो 2 टावर हम यहाँ पर बना लें इस प्रकार से, तो इन टावरों पर क्या होगा, यहाँ पर ये लाइनें निकली हुई रहती है एक दूसरे से, और यहाँ क्या होते हैं, ये बादल होता है। तो ये बादल क्या होता है, धन आवेशित होता है। क्या होता है, धन आवेश। तो ये धन आवेश क्या उत्पन्न करता है इस पिंड पे, यानी कि इन तारों पर ऋण आवेश उत्पन्न कर देगा। कौन सा उत्पन्न कर देगा, ऋण आवेश। तो इसीलिए क्या होता है, यहां से एक न्यूट्रल यानी कि अर्थ तार क्या होता है, इस पर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड बोलते हैं। एक ग्राउंड तार लगा होता है जो इस टावर के माध्यम से क्या होता है, जमीन में चला जाता है। यानी कि ये जो धनावेश के द्वारा जो ऋणावेश इन तारों के साथ में उत्पन्न हुआ है, उसको कहाँ भेज देता है, ग्राउंड कर देता है ये अर्थ वायर, जो कि बॉडी से या इस टावर से टच होता है। अब ये यहाँ पर क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि बादल के द्वारा धनावेश थे जो कि हमारे तारों में ऋणावेश की वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने की संभावना होती है। क्या होती है, वोल्टेज बढ़ने की संभावना होती है। वो वोल्टेज ना बढ़े इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ है, इसको ग्राउंड करते हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए हमारी संचरण लाइनों में बादलों के धन आवेशित होने के कारण वह चालकों में ऋण आवेश उत्पन्न करते हैं, जिससे लाइन में वोल्टेज वृद्धि होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए संचरण लाइनों में ग्राउंडिंग की जाती है। ठीक है, हमारी संचरण लाइनों में बादलों के धनावेश होने के कारण वहां क्या होते हैं, तारों में ऋणावेश उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लाइनों में वोल्टेज बढ़ने का खतरा बना रहता है या वोल्टेज वृद्धि होने का खतरा बना रहता है। इसलिए संचरण लाइनों को क्या करना पड़ता है, ग्राउंड करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं इनको हम डिनोट करते हैं साई से। ठीक है, इस प्रकार का बनाते हैं ना साई, क्या बोलते हैं हम, साई। क्या बोलेंगे हम इसको, साई बोलते हैं, विद्युत बल रेखाओं को साई। ठीक है, जो कि आवेश के बराबर होती है। इसके बराबर होती है, आवेश के बराबर होती है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, साइन। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, विद्युत बल रेखाओं को साइन से।